नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी क्लासेस की इस ऑनलाइन साइंस क्लास में। मैं मोहित पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं इससे पहले हमने जो कोई भी वीडियो आपको साइंस के बना के दिए वो आप सभी ने अच्छी तरह से देखे होंगे, रिवाइज़ किया होगा। और अगर अभी तक आपने उसे देखा नहीं है, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो अपना कमेंट ज़रूर डालें दोस्तों। उससे हमें मालूम होगा कि हमें और अच्छे से आपको कैसे पढ़ाना है, क्या उसमें चेंजेस लाने हैं। तो अपने सभी तरह के कमेंट्स पॉजिटिव हों या नेगेटिव आप डाल सकते हैं दोस्तों। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था मोशन। मैंने आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ बता दी थी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों स्पीड क्या होती है। हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं दोस्तों चैप्टर को। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी थी। स्पीड क्या होती है दोस्तों? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम दोस्तों, डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। दोस्तों एक्चुअल पाथ, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी विद इन अ एप्रोप्रिएट टाइम, विद इन अ गिवन टाइम पीरियड, उसे हम स्पीड कहते हैं दोस्तों। सेकंड वन, अब कई लोग बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ आज दोस्तों। वेलोसिटी इज बेसिकली अ रेशो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों? डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, बट डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। देखिए, जब आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको एग्जामिनर कहीं भी कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, यानी स्पीड है या वेलोसिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, ये होती है डिस्प्लेसमेंट। इसको हम एस से डिनोट करते हैं दोस्तों। डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। डी से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन और डिस्टेंस जो होता है वो दूरी होता है दोस्तों। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ दोस्तों। मान लीजिए कोई बॉडी, एक पॉइंट है ए से बी की तरफ गई, ए से बी की ओर गई और उसने 5 किलोमीटर की दूरी तय की। 5 किलोमीटर की दूरी तय की दोस्तों। तो यानी इसमें डिस्टेंस कितना हुआ? इसमें डिस्टेंस जो कि मैंने आपको बताया है डी से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस हुआ दोस्तों 5 किलोमीटर। डिस्टेंस हुआ 5 किलोमीटर। आइए डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, विस्थापन। तो क्योंकि इसने लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी सीधी रेखा में गया है, सीधे रास्ते पर गया है, तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो भी 5 किलोमीटर होगी। देखिए दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर होगी। स्पीड मैंने बताया डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं फिजिक्स में और डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं दोस्तों। ए कोई बॉडी है, वो बी तक गई, 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस 5 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर। यानी डिस्टेंस जो है डी जो है वो बराबर है डिस्प्लेसमेंट के, यानी एस के। ये आया हमारे पास एक इक्वेशन। अब दूसरी देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाने के लिए ये इक्वेशन बना रहा हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, वो अपने घर से इस तरह से घूमते हुए एक पॉइंट बी है यहाँ पर, वहाँ पहुँचा। एक व्यक्ति है जो अपने घर ए से बी पर पहुँचा घूमते हुए। दोस्तों
मैं इसे फिर से बना देता हूँ। एक व्यक्ति है दोस्तों जो पॉइंट ए से निकला और अपने घर, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होती है मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, बी पर पहुंचा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, विस्थापन जगह चेंज करना, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, डिस्टेंस होती है। तो इसने यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये गया, जो भी एक्चुअल पाथ, जिस भी रास्ते पर ये चल के गया, या वो गाड़ी या मोटरसाइकिल या वो इंसान जिस भी रास्ते पर चल के गया वो होगा एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। तो मान लीजिए ये 6 किलोमीटर चला बी तक पहुँचने में, मान लीजिए ये बी तक पहुँचने में 6 किलोमीटर, सॉरी दोस्तों 6 नहीं, इसको हम 5 ही कर देते हैं, आपको समझाने के लिए सही रहेगा। मान लीजिए दोस्तों कि वह 5 किलोमीटर चला यहाँ तक जाने में। अब दोस्तों पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है दोस्तों, शॉर्टेस्ट पाथ। और शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ये, तो ये पाथ इस पाथ से छोटा होगा दोस्तों या नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है कि ये पाथ इस पाथ से छोटा होगा। तो यानी मान लेते हैं हम ये पाथ 2 किलोमीटर का होगा, तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये तो 2 किलोमीटर है, यानी डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर है और डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। तो इन दोनों इक्वेशन से, यानी यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि डिस्टेंस जो है वो बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, यानी डिस्टेंस एक बार तो बराबर, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी आ सकता है और डिस्टेंस बड़ा भी आ सकता है डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा कभी नहीं होगा, ये बात आप याद रखिए। इसलिए मैं अब इसका निष्कर्ष आपको बता दूं कि आप नोट करके लिख लीजिए दोस्तों, नोट करके लिखिए दोस्तों कि डिस्टेंस डी, मैं पूरा लिख देता हूँ, डिस्टेंस कभी भी हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा कभी नहीं होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है एग्जाम में कि डिस्प्लेसमेंट इज नेवर बी ग्रेटर देन, लेस देन, और 2 ऑप्शन और दिए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट इज नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, कभी भी डिस्टेंस से बड़ा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है। मैंने एग्जांपल लेके आपको बता दिया है, आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको यह अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं हम दोस्तों एक्सलरेशन की। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते चलेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आएगा। एक्सलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, एक्सलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, और एक्सलरेशन होता क्या है, एक्सलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दोस्तों अब एग्जाम में कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आने लगे हैं तो आप लोग कंसेप्चुअल पढ़ने की आदत डालें। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ वेलोसिटी का चेंज ही एक्सलरेशन होता है दोस्तों। त्वरण बोलते हैं इसे। जो त्वरण होता है वह क्या होता है, मान लीजिए हम अपनी बाइक चलाते हैं, अपने घर से निकलते हैं और बाइक चलाकर बाजार तक जाते हैं, ऑफिस तक जाते हैं, तो दोस्तों एक्सलरेशन ही तो देते हैं गाड़ी में, एक्सलरेट करते हैं हम बाइक के हैंडल को, बाइक के एक्सलरेटर से हम एक्सलरेट करते हैं। और जब हम अपने पैर के माध्यम से कार में एक्सेलरेटर देते हैं तो एक्सेलरेशन बढ़ता है। यानी हम जब जीरो वेलोसिटी से, जब हम 0 किलोमीटर प्रति घंटे से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे 20, 30, 40, 50 फिर धीरे भी होते हैं, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है। यानी वेलोसिटी बदलती रहती है, ऐसे प्रोसेस को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन दोस्तों। तो एक्सेलरेशन के लिए आप लिखिए कि a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। अब क्या हो रहा है दोस्तों, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, v माइनस यू। v क्या है यहाँ पर,
फाइनल वेलोसिटी यानी जो आपने अचीव की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और दोस्तों u क्या है यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी आपकी वेलोसिटी में, वस्तु की वेलोसिटी में क्या चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं दोस्तों। आइए हम आपको आगे लिए चलते हैं इसमें। एक्सेलरेशन कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्सेलरेशन कुड बी, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव और एंड नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों वो कैसे, मान लीजिए आप गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे हैं, जब गाड़ी की आप एक्सेलरेटर दे करके उसकी वेलोसिटी बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती जाती है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। जब भी पॉजिटिव होता है, गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, वेलोसिटी यानी बढ़ती है, तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। लेकिन दोस्तों अगर ये एक एग्ज़ाम में आया है क्वेश्चन कि इसे मंदन कहते हैं, हिंदी में इसे मंदन कहते हैं, आप एक बार इसे देख लीजिएगा कि नेगेटिव एक्सेलरेशन जब होता है, एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होता है तो उसे रिटार्डेशन कहते हैं। यानी किसी गाड़ी में ब्रेक लगाना, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी धीरे 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 नीचे आती है, हमें जब रुकना होता है तो हम ब्रेक लगाते हैं तो 50 से 40, 30, 20, 10, तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, और उसे हम डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं दोस्तों, डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, मंथन होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। एक तो हुआ वेलोसिटी, एक हुआ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? जब चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल, चेंज ऑफ वेलोसिटी दोस्तों, जब चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल इन ईच इंटरवल ऑफ टाइम, ईच इंटरवल ऑफ टाइम। दोस्तों एक बात याद रहे, दोस्तों चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। वेलोसिटी, व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी इज इक्वल इन ईच इंटरवल ऑफ टाइम, यानी दोस्तों जब कोई वस्तु चल रही है, मान लीजिए पहले घंटे में भी 20 किलोमीटर चली, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की वेलोसिटी से चली, दूसरे घंटे में भी, सेकंड आवर में भी वो 20 किलोमीटर की वेलोसिटी से चली, तो मैं ये कहूँगा वो हर घंटे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है, तो मैं कहूँगा कि अ ट्रेन और अ बस हैज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी वो अपनी स्पीड कम या ज़्यादा नहीं कर रही, वो अपनी वेलोसिटी को कम या ज़्यादा नहीं कर रहा है, हर घंटे 20 किलोमीटर जा रहा है, हर घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। दैट इज़ कॉल्ड velocity, uniform velocity. Velocity is equal to, is the uniform velocity is a ratio of velocity is equal to each interval of time में जब वो सेम velocity से जाता है और सेम दूरी तय करे तो उसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। दोस्तों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देख लेते हैं। यूनिफॉर्म
एक्सेलरेशन। दोस्तों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट, अब यहाँ चेंज आ गया, वेलोसिटी चेंज तो हो पर टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वल चेंज आए। मान लीजिए पहले घंटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा था, दूसरे घंटे में वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने लगा, तीसरे घंटे में 15, यानी 5 किलोमीटर, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल है विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is equal to rate of change of velocity with respect to time period। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि फर्स्ट आवर में मान लीजिए वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा था, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, दूसरे आवर में वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा था, तीसरे आवर में वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा था। तो अब देखिए उसकी वेलोसिटी बदल रही है, पर 5, दोनों में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बदल रही है। देखिए आप, वेलोसिटी चेंज कर रहा है पर इक्वल अमाउंट में चेंज कर रहा है वेलोसिटी को। तो जब व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हर घंटे वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जो है वो बदल रहा है, लेकिन इक्वल मात्रा में वेलोसिटी जो है वो समान मात्रा में टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रही है, तो उसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का नाम दोस्तों देते हैं। अब मैं आपको बता दूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जब भी कभी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट ये है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपको एक ग्राफ दे देगा, बोलेगा बताइए ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो याद रखिए दोस्तों, यदि कोई ग्राफ कुछ इस तरह से है, मान लीजिए ये वेलोसिटी और टाइम की रिस्पेक्ट में ग्राफ है, ठीक है दोस्तों, ये 0, 5, 10, 15, ये मान लीजिए 5 किलोमीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी हो गया किलोमीटर पर आवर, 5, 10, 15, 20। तो ये देखिए आपकी अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो वो हमारा एग्जाम्पल किसका होगा दोस्तों? स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारा एग्जाम्पल होता है दोस्तों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसमें हो रहा है दोस्तों। ये अभी रेलवे जेईएन का एग्ज़ाम हुआ था, रेलवे जेई के एग्ज़ाम में सीधे सीधे ग्राफ दे के पूछ लिया गया था कि बताइए ये किस तरह का एक्सेलरेशन हो रहा है। 4 ऑप्शन दिए उसने, 4 ऑप्शन दिए, बताइए इसमें कौन सा मोशन का प्रोसेस हो रहा है। उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा था। तो एक बार आप ग्राफ देख लेंगे तो गलती नहीं होगी। कुछ इस तरह का भी ग्राफ हो सकता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, क्योंकि हो सकता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, हो सकता है वस्तु की इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो, 5 से स्टार्ट हो। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होगा वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होगा दोस्तों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और जब इक्वल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं होता है दोस्तों, जब इक्वल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं होता है, यानी मान लीजिए फर्स्ट आवर में वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, सेकंड आवर में वो मान लीजिए 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया, और थर्ड आवर में वो कुछ और वेलोसिटी से गया, तो मेरा ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड, ये वेलोसिटी v, टाइम t। दोस्तों ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है।
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है दोस्तों। तो आप सभी इसे ध्यान से देखें, जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, और जब भी कर्व आपको मिले तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है दोस्तों। आगे चलते हैं इसी कड़ी में। इसी कड़ी में हम आपको बताते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे दोस्तों कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, जब वह एक ही स्पीड से, एक ही वेलोसिटी से चल रही हो, मूव कर रही हो, when a body is moving with a uniform velocity, when a body is moving with a uniform velocity, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है उस, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो मैंने बताया था वेलोसिटी में डिस्टेंस नहीं आता, डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम का फॉर्मूला है। आपको अगर कोई बोल दे कि एक बॉडी जो है वो डिस्प्लेस हो रही है, या वो डिस्प्लेस हुई, या उसने कुछ दूरी तय की इतनी वेलोसिटी से इतने टाइम पीरियड में, तो आप तीनों में से कोई भी दो क्वांटिटी देंगे, एक आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये तो हुआ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हमारे पास आती हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। दोस्तों इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग ध्यान से पढ़ें। इक्वेशन ऑफ मोशन में, इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए दिया गया है। जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में चेंज तो आएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, वो एक ही वेलोसिटी से चली जाएगी, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चेंज आता है दोस्तों। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल होती है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो इसकी कंडीशन है कि ये आप नोट करके लिखिएगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब होता है ऑब्जेक्ट में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसकी कंडीशन है, व्हेन अ बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, जब कोई बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है दोस्तों, तब हमारे पास मोशन की तीन इक्वेशंस आती हैं। वो इक्वेशन क्या होती हैं दोस्तों? देखिए आपको मैंने एक्सेलरेशन अभी बताया था, आपको मैंने एक्सेलरेशन बताया था दोस्तों। क्या था एक्सेलरेशन? याद कीजिए कि a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। v इज इक्वल टू a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, जहाँ v है फाइनल वेलोसिटी, और u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, यानी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो मेरे पास अब यहाँ से फॉर्मूला कैसे आया, मैं इस t से इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों ए टी मैं लिख सकता हूँ, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अगर मैं इस u को इधर लेके जाता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो दोस्तों आपके सामने ये इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तीनों इक्वेशंस का ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ग्राफ या तो ऐसा बनेगा। दोस्तों बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर आपको शब्द मिल जाता है तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म बनता है, नॉन यूनिफॉर्म लिखा हुआ है तो ग्राफ हमेशा कर्व की फॉर्म में होगा, लीनियर ग्राफ नहीं होगा, लीनियर लाइन नहीं होगी, आपको हमेशा कर्व की फॉर्म में मिलेगी लाइन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। दोस्तों दूसरी जो दूसरी इक्वेशन होती है वो होती है एस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन दोस्तों। इसे मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, पहली इक्वेशन मैंने बताई आपको v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन मोशन की दोस्तों s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
आप पहले फॉर्मूलेज अच्छे से याद कर लें, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल भी समय आने पर आपको कराए जाएंगे, इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको थ्योरी अच्छे से लर्न करनी है, रट जानी चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप रटिए, आप समझ कर उसको फिर याद कीजिए, वो याद हो जाएगी। दोस्तों S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड जो थर्ड और लास्ट इक्वेशन होती है वह होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, v जो होती है वो फाइनल वेलोसिटी, v होती है फाइनल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी। आपके पास a होता है दोस्तों यहाँ पर एक्सेलरेशन, आपके पास s होता है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट। चूँकि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी की बात हो रही है, तो हमारे पास यहाँ होता है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। एक्सेलरेशन को हम कहते हैं त्वरण, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, और फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग। तो दोस्तों ये होगा s। अब यहाँ पर t जो होता है टाइम, यानी मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल अगर आता है तो इस तरह से आएगा कि कोई वस्तु है जो इतने मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चली और उसमें ब्रेक लगा, उसमें रिटार्डेशन हुआ यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 0 थी। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, उसमें u की वैल्यू 0, v की वैल्यू कुछ होगी, t की वैल्यू कुछ होगी, तो इक्वेशन में डाल के आपको वो निकालनी होगी। वो न्यूमेरिकल हम आपको समय आने पर विस्तार पूर्वक कराएंगे। अभी आप इसको जान लीजिए, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन अभी रेलवे JN में भी आया था, SSC में भी एक बार आ रखा है कि उन्होंने 4 इक्वेशन दी और चौथी इक्वेशन कुछ और दे दी। मान लीजिए चौथी इक्वेशन दे दी उन्होंने v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। उन्होंने कहा बताइए कि इसमें से कौन सी इक्वेशन मोशन की नहीं है, विच इक्वेशन इज नॉट अ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर आपने इक्वेशन की मोशन की ये इक्वेशन अच्छे से पढ़ी होंगी तो आप बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हैं कि ये जो है वो इक्वेशन मोशन की नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। इक्वेशन की मोशन, अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन, दोस्तों सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, डेफिनेशंस आपको बुक में भी मिल जाएंगी पर आप यहाँ पर समझिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी कर्व्ड पाथ पर घूमता है, जब हम किसी गोल स्टेडियम का चक्कर लगाते हैं, जब कोई गोल पाथ में घूमता है, जब मौत के कुएं में, आपने देखा होगा सर्कस में मौत के कुएं होते हैं, डेथ फेल होते हैं, उसमें चक्कर लगाता है जो बाइक चलाने वाला राइडर, तो उसे ही सर्कुलर मोशन कहते हैं। जो भी चीज़ें सर्कुलर पाथ में मूव करती हैं उन्हें सर्कुलर मोशन कहा जाता है। दोस्तों सर्कुलर मोशन व्हेन अ ऑब्जेक्ट, लिखिए व्हेन अ ऑब्जेक्ट when an object moves in a circular path, when an object moves in a circular path, is known as, when an object moves in a circular path is known as circular motion। दोस्तों is known as circular motion। When an object moves in a circular path, it is known as circular motion। और सर्कुलर मोशन, अगर वो ऑब्जेक्ट मान लीजिए चल रहा है, कभी तेज चल रहा है कभी धीरे चल रहा है, पर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होगा दोस्तों? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
चाहे धीरे चले चाहे तेज चले, अगर वो सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, अगर वो सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा है दोस्तों, लिखिए व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ। व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, जब एक सर्कुलर पाथ में, इन अ सर्कुलर पाथ, तो मैंने बताया कि सर्कुलर मोशन जब वो धीरे चले या तेज चले, बस सर्कुलर पाथ पर चले, वो सर्कुलर मोशन। लेकिन जब वो कांस्टेंट स्पीड से चले, कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से कांस्टेंट चले, तो उसे हम सर्कुलर पाथ पर, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। दोस्तों ये कांस्टेंट स्पीड ध्यान रखिएगा कि उसकी स्पीड एक जैसी ही होनी चाहिए। मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं और आप एक ही स्पीड में दौड़े जा रहे हैं सर्कुलर पाथ पर, तो आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं दोस्तों। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब भी आए तो आप दो चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब भी आए तो आप 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे से दोस्तों ध्यान रखिएगा। वो है फर्स्ट, क्या कि यह एक्सलरेटेड, जब भी कोई चीज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है वो एक्सलरेटेड मोशन होता है, वो एक्सलरेटेड मोशन होता है दोस्तों। क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। जब भी कोई चीज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है वो एक्सलरेटेड मोशन होता है दोस्तों। एक्सलरेटेड मोशन क्यों होता है वो मैं अभी आपको विस्तार से समझाता हूँ। और दूसरी चीज़ एक ध्यान रखिएगा दोस्तों कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, हमेशा उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, एक ही वेलोसिटी से चलेगी, वो वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी। ये दो बातें, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमती है दोस्तों, आप समझिएगा, तो एक्सलरेटेड मोशन क्यों होता है, क्योंकि जब आपको सर्कुलर मोशन में घूमना है, मान लीजिए आपको इस स्क्वायर शेप के एक गार्डन में घूमना है, तो जब आप यहाँ से इधर को मुड़ेंगे इस पॉइंट पे, आपकी वेलोसिटी चेंज होगी, कुछ वेलोसिटी आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपको मुड़ना है, तो मुड़ने के लिए आपको कुछ वेलोसिटी चेंज करनी पड़ती है। जब भी हम रोड पर अपनी बाइक लेके चलते हैं, थोड़ा सा भी मुड़ते हैं तो हमें वेलोसिटी चेंज करनी पड़ती है। यहाँ भी आपको वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ भी, तो जहाँ भी आपको मुड़ना है। अब जब आप सर्कुलर पाथ में होते हैं तो आपको अनगिनत पॉइंट्स पर अपनी वेलोसिटी को चेंज करना होता है। इसीलिए इसको अब एक्सेलरेशन क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब हमारी वेलोसिटी इसमें चेंज हो रही है, तो इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमारी वेलोसिटी, जब हम सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती रहती है, बदलती रहती है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज का ये लास्ट टॉपिक लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी मोशन में। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों, जब भी कोई वस्तु, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ circular path, when a body moves in a circular path, it subtends an angle, angular velocity बता रहा हूँ दोस्तों कि when a body moves in a circular path, it subtends an angle
ऑन सेंटर ऑफ अ पाथ, सेंटर ऑफ अ पाथ, और उस एंगल को हमने क्या नाम दिया है, थीटा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एंगुलर वेलोसिटी की दोस्तों मैंने आपको यूनिट्स, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा तो यूनिट बताई थी। एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों, रेडियन पर सेकेंड। तो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इट सबटेंड्स एन एंगल ऑन अ सेंटर ऑफ अ पाथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम W से डिनोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को W से डिनोट करते हैं, और ये होता है थीटा बाई टी। अब मान लेते हैं कोई बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है और उसने थीटा एंगल, मान लीजिए एक एंगल थीटा बनाया टाइम पीरियड टी में, तो हमारे पास उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, कि जितने समय में जितना एंगल थीटा उसने बनाया सेंटर ऑफ अ पाथ के साथ उस ऑब्जेक्ट ने, जो लाइन ज्वाइन कर रही है सेंटर ऑफ अ पाथ के साथ उस ऑब्जेक्ट की, उसने कितना एंगल बनाया सेंटर पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू यूनिट टाइम दोस्तों, विद रिस्पेक्ट टू यूनिट टाइम है दोस्तों। विद रिस्पेक्ट टू यूनिट टाइम। अब मान लीजिए इसने एक सेकंड में, यूनिट टाइम लिखा है मैंने, यूनिट टाइम का मतलब होता है एक सेकंड। मान लीजिए इसने एक सेकंड में इसका एक रिवोल्यूशन लगाया, एक सेकंड में इसका एक रिवोल्यूशन अगर इसने लगाया, किसी भी ऑब्जेक्ट ने सर्कुलर पाथ का एक रेवोल्यूशन एक सेकंड में अगर लगा दिया, तो दोस्तों आप ये देखिए, तो मैं ये देखूंगा कि इसने कितना एंगल क्रिएट किया, एक सेकंड में एक रिवोल्यूशन लगाया तो 2 पाई, क्योंकि मुझे पता है कि एक सर्कुलर पाथ में 2 पाई डिस्टेंस होता है दोस्तों। तो इसने 2 पाई डिस्टेंस लगाया, देखिए ट्रेवल कर लिया, और टाइम क्या हो गया आपका टी टाइम में, मान लिया उसने टी टाइम में 2 पाई डिस्टेंस कवर किया, तो 2 पाई बाई टी। और देखिए दोस्तों 2 पाई बाई टी, अब हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी को n से डिनोट करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होता है 1 बाय टी। तो दोस्तों मैं क्या इस इक्वेशन को 1 बाय टी, इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ 2 पाई n फ्रीक्वेंसी। और दोस्तों देखिए आपकी, अब मैं लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड, जो एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, उसका डिफरेंस बता रहा हूँ। लीनियर स्पीड देखिए दोस्तों क्या होती है, लीनियर स्पीड जो होती है, यानी कि उस बॉडी ने लीनियर मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक, यानी 2 पाई आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और दोस्तों मुझे पता है कि 2 पाई टी क्या होता था, अगर हम यहाँ से आपको दिखाएं कि 2 पाई बाई टी होता था ओमेगा, ये होता था ओमेगा दोस्तों। तो मेरे पास आ गया कि लीनियर स्पीड, मैं एल एस लिख रहा हूँ दोस्तों, लीनियर स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा यानी एंगुलर स्पीड इंटू आर। इस इक्वेशन से आपको क्या पता चलता है कि अगर कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में दौड़ता है और अगर वही ऑब्जेक्ट लीनियर पाथ पर दौड़े, सीधी रोड पर दौड़े, तो उसकी स्पीड सीधी रोड पर ज़्यादा होगी। तो यानी कि लीनियर स्पीड इज मोर देन एंगुलर स्पीड। तो दोस्तों आज का ये लास्ट टॉपिक था, अगली क्लास में हम आपको और नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।